नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम मनोविज्ञान के परिचय के बारे में बात करेंगे कि मनोविज्ञान का परिचय क्या है, इसने कितनी लंबी यात्रा की और अपने यथार्थ स्वरूप को पाया। पहले जानेंगे हम कि मनोविज्ञान से पहले क्या था। दरअसल में सब सारे जो समस्त विषय हैं वो दर्शन शास्त्र से निकल के आए, तो मनोविज्ञान भी दर्शन शास्त्र विषय का ही प्रारंभिक भाग था। प्रारंभ में दरअसल में दर्शन शास्त्र के मन या माइंड या ना मस्तिष्क के बारे में कुछ धारणा जानने की थी या कुछ जानने की इच्छा थी। मन या माइंड से तात्पर्य उस समय लोगों का मस्तिष्क से होता था, यानी मस्तिष्क और मन वो एक ही चीज़ को समझते थे। तो दर्शन शास्त्र ये जानना चाहता था कि क्या धारणा यानी परसेप्शन वास्तविकता को यथार्थ रूप से प्रतिबिंबित करता है। यानी कहने का मतलब है कि मेरा किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन क्या है या अवधारणा क्या है, तो वास्तविकता को कितना वो प्रतिबिंबित करती है। अर्थात अनुभूति किसी वास्तविक चीज़ को उसी रूप में प्रकट करती है कि जैसी वह होती है। कहने का तात्पर्य है कि कोई चीज़ आप छू के देखेंगे तो और सामने यदि होगी तो वास्तविक वस्तु होगी, लेकिन यदि कल्पनाओं में अनुभव करें कि वो चीज़ ऐसी हो सकती है, जैसे कई बार हम करते हैं कि आहा घर खाना बन रहा होगा, घर रसगुल्ले बन रहे होंगे, गुलाब जामुन बन रहे होंगे, तो हम उस चीज़ को देख के अनुभूति करते हैं, लेकिन वास्तविकता में पता बाद में चलता है घर पहुंचकर। दूसरी बात, दर्शन शास्त्र ये जानना चाहता था कि कैसे अनुभव अथवा अनुभूति यानी अनुभव या अनुभूति एक्सपीरियंसेस या परसेप्शन एक ही बात है, धारणा में बदल जाती है, यानी कंसेप्ट में या संप्रत्य में बदल जाती है। उस समय के प्रसिद्ध जो दार्शनिक थे वो थे रेने देकार्त। अब समस्या यह थी कि समस्याओं के अध्ययन का कोई वैज्ञानिक तरीका उपलब्ध नहीं था कि वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं का अध्ययन किया जाए और पता लगा लिया जाए कि भाई समस्या ये है और इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी का भी मन यानी मस्तिष्क के बारे में यही प्रश्न था। अब वैज्ञानिक विधि की जो आवश्यकता थी वो इसीलिए थी कि वो यह भविष्यवाणी करने में सक्षम हो कि भाई होगा क्या, यानी क्या होने वाला है, जो व्यवस्थित रूप से घटनाओं का निरीक्षण करने में सक्षम हो या उन्हें निरीक्षण करे, जो यह जांच करे या जांच करने में सक्षम हो कि क्या घटनाएं भविष्यवाणी का समर्थन करती हैं, यानी भविष्यवाणी की गई है तो क्या वो घटना घटित हो ही गई है या नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि भाई मनोविज्ञान का जन्म कैसे होता है। पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो जर्मनी में विल्हेम वुंट के द्वारा 1879 यानी 1879 में खोली गई थी। तो विलियम वुंट पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनको श्रेय जाता है मनोविज्ञान को जन्म देने में। विल्हेम वुंट ने मन का या मस्तिष्क यानी माइंड के वैज्ञानिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। यानी अभी तक तो सब लोग बात कर रहे थे कि भाई मन है, मस्तिष्क है, इसमें क्या कैसे चलता है, किसको कैसे पहचानता है ना, परसेप्शन क्या होता है, कैसे ये सोच लेता है, कैसे ये झूठ बोल देता है, ये सारी चीज़ें। तो विल्हेम वुंट ने, चूंकि बात चल रही थी कि भाई इसके लिए कोई वैज्ञानिक विधि हो, तो विल्हेम वुंट ने मन या मस्तिष्क के वैज्ञानिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक विधियां भी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री और भौतिकी यानी फिजिक्स के समान ही कठिन है। यानी जितने फिजिक्स और केमिस्ट्री कठिन है उतना ही मनोवैज्ञानिक विधियां भी कठिन हैं। बाद में विल्हेम वुंट के कुछ स्टूडेंट थे,
उन्होंने 1880 से लेकर 1900 के बीच 20 वर्षों के अंतराल में संपूर्ण अमेरिका में जगह जगह मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खोल दी। यानी वैज्ञानिक रूप से मन या मस्तिष्क का अध्ययन होने लगा, जिनमें लिप्जिग विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, कैथोलिक विश्वविद्यालय, पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय प्रमुख माने हुए संस्थान थे जो मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए उभर कर सामने आए। अब बात करेंगे सबसे पहले कि भाई मनोविज्ञान में महिलाओं का कितना योगदान रहा है। तो सबसे पहला जो मनोविज्ञान में महिला का योगदान रहा वो है मैरी कैलकिन्स। मैरी कैलकिन्स ने, जो एक्चुअल में विलियम जेम्स की विद्यार्थी हुआ करती थी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करती थी, तो उन्होंने वेलेजली कॉलेज में, है ना, 1891 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। दूसरा स्थान आता है मार्गरेट वासबर्न का। ये वो पहली महिला थी जिसने मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने द एनिमल माइंड पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक की वजह से व्यवहारवाद को बढ़ावा मिला, यानी व्यवहारवाद की नींव पड़ी। एक और महिला थी जिनका बहुत अच्छा रोल रहा है, वो है लेटा हॉलिंगवर्थ। इन्होंने उन सभी सिद्धांतों को खारिज किया जो कि महिलाओं को पुरुषों से हीन बताते थे। यानी ये अवधारणा थी कि महिलाएं पुरुषों से हीन होती हैं, कमतर होती हैं, तो उन्होंने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। साथ ही किशोरावस्था के विकास यानी एडोलेसेंट डेवलपमेंट, मानसिक मंदता, है ना, और प्रतिभाशाली बच्चों, गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है ना, और मेंटल डिसऑर्डर के बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण अध्ययन किए, या मेंटल फीबलनेस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि 1920 से पहले का मनोविज्ञान क्या था। विल्हेम वुंट, जो कि 1832 से 1920 में अपना अध्ययन उन्होंने किया, तो उन्होंने प्रयोग में, उनका प्रयोग था कि वे शरीर क्रिया वैज्ञानिक और अनुभवात्मक मनोवैज्ञानिक ये थे, और मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में इन्होंने प्रतिपादित किया, यानी वे मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में प्रतिपादित कर पाए, क्योंकि चूंकि प्रयोग पर उन्होंने आधारित था कि हर चीज एक्सपेरिमेंट पर आधारित थी। वुंट के, विल्हेम वुंट के एक विद्यार्थी थे एडवर्ड टिचनर। एडवर्ड टिचनर जिन्होंने अंतर्दर्शन विधि की खोज की। इन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। इंट्रोस्पेक्शन मेथड की खोज इन्होंने की। दरअसल में इन्हीं के साथ विलियम वुंट के एक और विद्यार्थी थे जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। इन्होंने वहां पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। ये दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ दार्शनिक भी थे। मानना इनका ये था कि जो मनोविज्ञान है वो मानसिक प्रक्रिया को समझने के लिए है, यानी मनोविज्ञान का मतलब है मानसिक प्रक्रिया को समझना, कि बस जब मानसिक प्रक्रिया को समझा जाए तो वो मनोविज्ञान है। अब हम बात करेंगे कि भाई मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कैसे बना। वैज्ञानिक मनोविज्ञान को अवलोकन व्यवहार पर केंद्रित होना चाहिए। दरअसल में बात क्या थी, जब जॉन वाटसन आए तो उन्होंने ये कहा कि जो वैज्ञानिक मनोविज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की बात तो हो ही चुकी थी, मनोविज्ञान को विज्ञान मानते थे विल्हेम वुंट, उन्होंने प्रयोग के आधार पर ये तर्क दिया। लेकिन जो जॉन वाटसन थे, वाटसन ने कहा कि जो वैज्ञानिक मनोविज्ञान है उसको अवलोकन व्यवहार पर केंद्रित होना चाहिए, यानी जो सामने दिखे, जो प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकल सकें, जिसमें मानसिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये भी जॉन वाटसन का
मानना था कि जो मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, उसको प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेंटल प्रोसेस तो अंदर चलती है मस्तिष्क में, तो वो बाहर से कैसे दिखाई देगी, तो उसका तो ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता। ऐसे में उसी इतना सब कुछ जब हो रहा था, तो एक इवान पावलो अपना प्रयोग करने में लगे हुए थे। उद्दीपक अनुक्रिया मनोविज्ञान के ये प्रणेता रहे हैं। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने अनुबंधित व्यवहार के लिए प्रयोग किए और उसी से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर के बारे में इन्होंने बात की, जो कि एक जब अधिगम की बात आती है तो पढ़ेंगे। इन्होंने कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, तो इन्होंने क्या किया कि इनका मानना ये था कि उद्दीपन, यदि उद्दीपक प्रबल है तो अनुक्रिया होना तय है, यानी उद्दीपक की और उपस्थिति में अनुक्रिया तो होके ही रहेगी। तो कुत्ते पर जो प्रयोग किया था, तो उससे इन्होंने ये सिद्ध भी किया। लेकिन इनके प्रयोग में फीडबैक की बड़ी महत्ता थी, यानी जो अंत में दिया जाता था प्रयोग के बाद कुत्ते को, है ना। 1920 से लेकर 1960 के दौरान मनोविज्ञान में कुछ नए परिवर्तन हुए। उस समय व्यवहारवाद अपने चरम पर था। तो व्यवहारवादी ये कहते थे कि जो अवलोकित व्यवहार है, यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, उसका विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यानी जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, यानी जो अवलोकित व्यवहार है, उसके विज्ञान को मनोविज्ञान उन्होंने कहा। तब जेबी वॉटसन, यानी जॉन ब्रॉडस वॉटसन, उन्होंने विचार के संदर्भ के बिना व्यवहार को बेकार बताया। उन्होंने चूहे को लेकर उद्दीपक अनुक्रिया पे कुछ प्रयोग किए। इसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बीएफ स्किनर थे, बरूस फ्रेडरिक स्किनर। उनके प्रयोग के द्वारा उन्होंने कबूतर और के पे प्रयोग किया था, एक स्किनर बॉक्स बनाया था। तो इन्होंने जब प्रयोग किया, तो इन्होंने बीच बीच में रीइंफोर्समेंट की बात की। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। तो इससे व्यवहारवाद में एक नया मोड़ आ गया। व्यवहारवादियों के बाद बात आती है संरचनावाद की, और संरचनावाद के ही साथ साथ उदित होता है प्रकार्यवाद, यानी फंक्शनलिज्म। विल्हेम वुंट, जो कि संरचनावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्होंने चेतना यानी कॉन्शियसनेस को आधारभूत तत्वों में, यानी बेसिक एलिमेंट्स में विश्लेषित किया और इस बात का अध्ययन किया कि वे तत्व एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। आत्मनिरीक्षण विधि का इन्होंने प्रतिपादन किया, यानी व्यक्ति आत्मावलोकन द्वारा स्वयं का चेतन अनुभव कैसे करता है। विलियम जेम्स, जो कि प्रकार्यवाद के या फंक्शनलिज्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने संरचना के बजाय चेतना के कार्य या उद्देश्य की जांच पर जोर दिया। यानी चेतना कैसे कार्य करती है, उसका उद्देश्य क्या है, इसकी जांच की जाए। अनुप्रयुक्त कार्य यानी अप्लाइड वर्क्स की ओर इनका झुकाव था, यानी व्यक्ति के स्वयं के प्राकृतिक परिवेश जिसमें वह रह रहा है में उपयोग आने वाले कार्य। यानी ये कहते थे कि भाई जो व्यक्ति कार्य करता है या जो भी चीज़ की जाती है वो उसके लिए अनुप्रयुक्त हो, यानी वो उसके लिए अप्लाई करके देखी जा सके। जब वो अप्लाई करेगा तो समझ में आएगा कि, तो कहने का मतलब ये है कि मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त कार्यों की ओर झुकता चला गया। इसी संदर्भ में गेस्टाल्टवादियों ने जर्मनी के जो रहने वाले थे, उन्होंने इसमें नई खोज की। दरअसल में गेस्टाल्ट शब्द का मतलब होता है समग्रता हिंदी में। ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसके छोटे छोटे हिस्सों के योग से भिन्न है, ऐसा ये मानते थे। अब ये मैक्स वर्दिमर जो है वो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो वो कहते थे कि, या उनका तर्क था कि दृश्य उद्दीपकों के द्वारा, ठीक है ना,
यानी दिखने वाले जो स्टिमुलस हैं उनके द्वारा हिलने डुलने से संबंधित उत्पन्न दृष्टि भ्रम यानी इल्यूजन पर कार्य इन्होंने किया। दरअसल यह संरचनावाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया देने जैसा कार्य था, यानी ये स्ट्रक्चरलिज्म की बात पे से प्रभावित नहीं थे, वो उसका विरोध करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि कोई वस्तु जैसी अवस्था में खड़ी है तो वो हिलती डुलती कुछ अलग दिखाई देती। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने संरचनावाद को नकार दिया और पुनः चेतन अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया। यानी इन्होंने कहा कि भाई कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, यानी वस्तु हिलती डुलती अलग दिखती है और रुकी हुई अलग दिखती है। तो उन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पर ध्यान दिया कि भाई कॉन्शियस क्या कहता है। जैसे पंखे की जब पंखड़ियाँ घूमती हैं तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब पंखा रुका रहता है तो दिखता है कि हाँ ये 3 पंखड़ियाँ हैं, 2 पंखड़ियाँ हैं, 4 पंखड़ियाँ हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर थी। तो ये कहते हैं कि जब पंखा चल रहा है तो अंदाज़ा नहीं लग सकता कि कितनी पंखड़ियाँ इसमें होंगी, 3 होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, लेकिन पंखा रुकता है तो पता चलता है। यानी वो कहते हैं कि भाई कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस पर ध्यान इन्होंने केंद्रित किया, अर्थात मस्तिष्क के द्वारा अनुभवों की अनुभूति पर जोर दिया। यानी मस्तिष्क आंखों के द्वारा जो अनुभव करता है वो उसमें देख के अनुभव करता है, उस पर विचार किया जाए। फ्रायड जो थे वो अपने मनोविश्लेषण के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने अचेतन के विचार यानी आइडिया ऑफ अनकॉन्शियस का प्रस्ताव दिया। इनका मत था कि जो विचार हैं यानी थॉट्स हैं और यादें हैं यानी मेमोरीज हैं, इच्छाएं यानी डिजायर्स हैं, वो अचेतन मन में मौजूद रहती हैं। यानी वो कहते हैं कि विचार हैं, यादें हैं, इच्छाएं यानी मेमोरी, थॉट, डिजायर्स, ये सब अनकॉन्शियस माइंड में रहती है, यानी ये चेतन मन में नहीं रहती। क्योंकि चेतन मन में व्यक्ति व्यवहार करता है जो दूसरे को दिखाना हो, लेकिन अचेतन मन का व्यवहार सामने नहीं आता और हमारे व्यवहार पर ये अचेतन जो मन है प्रभाव डालता है। अपने मरीजों के स्वप्न में आने वाले विचारों और जुबान की गलती, इसको स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं कि अरे रे गलती से होगी, निकल गया जबान से, पर इन्होंने अध्ययन किया फ्राइड ने, अचेतन मन में मौजूद विचार, यादें यानी थॉट्स, मेमोरीज और इच्छाएं यानी डिजायर्स ऐसी हैं जो कि स्वप्न और जुबान की गलती में प्रकट होती हैं। कहने का मतलब है कि ये कहते थे, चूंकि इन्होंने अचेतन मन का तो प्रस्ताव दिया था, कंसेप्ट दिया, तो इन्होंने कहा कि जो सपने में जितने भी ड्रीम्स आते हैं या स्वप्न दिखाई देते हैं, है ना, और स्लिप ऑफ टंग गलती से जबान से कुछ बात फिसल जाती है, तो बोले कि ये दरअसल में अचेतन मन में मौजूद होती है, वो तभी प्रकट होती है अथवा नहीं होती। मनोविश्लेषण का जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसके प्रवर्तक माने जाते हैं में व्यवहार के अचेतन निर्धारकों यानी अनकॉन्शियस डिटर्मिनेंट्स के संदर्भ में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, मानसिक विकार यानी मेंटल डिसऑर्डर्स और प्रेरणा यानी मोटिवेशन की व्याख्या करने का प्रयास इन्होंने मनोविश्लेषण के सिद्धांत के द्वारा किया। इधर कुछ व्यक्ति थे जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की तरफ बढ़ रहे थे, यानी मनोविज्ञान अपने नए परिप्रेक्ष्य की तरफ जा रहा था। अब संज्ञानवादी जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें से सबसे पहला नाम आता है उल्रिक डिक नीसर का। जर्मनी में इनका जन्म हुआ और अमेरिका में पले बड़े ये थे। तो ये फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं उल्रिक नीसर। तो संज्ञान क्या है वो हम जानते हैं कि दरअसल में मानसिक क्रियाएं जिनमें तथ्यों, सूचना और कौशलों को ग्रहण करने यानी फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और स्किल्स को एक्वायर करने, ग्रहण की को प्रसंस्करण करने यानी प्रोसेसिंग करने उसकी, और प्रसंस्करण की को सहेज कर रखने यानी जो प्रोसेस कर दिया उसको स्टोर करने यानी उसको सहेज कर रखने, और जो सहेज कर रखे गए का उपयोग करने यानी यूजिंग इंफॉर्मेशन यानी रिट्रीविंग, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं संज्ञान में। तो ये संज्ञान कहलाता है। तो इसी के संदर्भ में जीन पियाजे ने ये अपना प्रस्ताव रखा
और उसी चीज़ इस कंसेप्ट को समझाया। जीन पियाजे कि स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किया है, यानी संज्ञानात्मक विकास पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और उसी पर कार्य किया। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक अधिगम यानी लर्निंग, स्मृति यानी मेमोरी, धारणा यानी परसेप्शन, भाषा यानी लैंग्वेज, विकास यानी डेवलपमेंट और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अध्ययन को प्रेरित हुए, जो कि संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। जिनमें से नोम चॉम्स्की का नाम बड़ा फेमस है, जिन्होंने बच्चे के भाषा विकास पर बहुत सारे रिसर्च किए। यानी वो ये कहते थे कि बच्चे की भाषा का विकास कैसे होता है, तो वो नोम चॉम्स्की ने बताया कि बच्चे की भाषा का विकास करने के लिए सामाजिक परिवेश की बड़ी महत्ता होती है। इस समय कंप्यूटर का आगमन हो चुका था। ये बात थी 1950 के दशक के अंत की। तो इसने मस्तिष्क के बारे में सोचने के लिए एक नया प्रतिमान प्रदान कर दिया कंप्यूटर ने, जब कंप्यूटर आ गया। क्योंकि कंप्यूटर की प्रणाली मस्तिष्क से मिलती जुलती है कि इनपुट जाता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो ब्रेन में भी ये होता है, जो अंदर जाता है इनपुट होता है तो ब्रेन प्रोसेस करता है और फिर कुछ आउटपुट देता है। ऐसे में बात फिर अब चूंकि कंप्यूटर आ चुका था, तो ये दरअसल में एक तरह से मेटाफोर का काम कर रहा था मस्तिष्क के लिए। तो 1960 से लेकर फिर नए इसके परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञान को देखने को मिले और 1990 तक के मनोविज्ञान में कुछ नए परिवर्तन हुए। इस दौरान मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान और मानसिक प्रक्रियाओं से जोड़कर देखा गया और साथ में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी इसके साथ मिला। कंप्यूटर जो मस्तिष्क के रूपक यानी मेटाफोर या वेरिएंट के रूप में तो आया ही था, तो इसका लोग अध्ययन करने लगे और मस्तिष्क के रूप में देखने लगे। व्यवहार के अवलोकन के माध्यम में मस्तिष्क का अध्ययन होने लगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अब लोग, जब कंप्यूटर आ गया तो लोग ये देखने लगे कि जैसे कंप्यूटर व्यवहार करता है तो क्या मनुष्य भी ऐसा व्यवहार करता है या मस्तिष्क भी ऐसा ही व्यवहार करता है। तो व्यवहार का अवलोकन के माध्यम से मस्तिष्क का अध्ययन किया गया। यानी लोगों के व्यवहार को देखकर ये पता लगाते थे कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा या क्या वो ऐसा सोचा होगा। अब बात आती है कि मनोविज्ञान के विभिन्न कौन कौन से परिप्रेक्ष्य उभर के सामने आए। मनोविज्ञान के निम्न परिप्रेक्ष्य सामने आते हैं, वो है जैविक परिप्रेक्ष्य यानी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी या बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। दूसरा व्यवहारिक मनोविज्ञान या बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। तीसरा नैदानिक, है ना, और क्लिनिकल पर्सपेक्टिव। और चौथा संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। पांचवा है सामाजिक सांस्कृतिक मनोविज्ञान या सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या सोशियल कल्चरल साइकोलॉजी या पर्सपेक्टिव। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा यहाँ समझते हैं। पहला है जैविक परिप्रेक्ष्य यानी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो मनोविज्ञान का बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहता है कि उसका जो केंद्र बिंदु था वो शरीर और मस्तिष्क संवेगों यानी भावनाओं, है ना, इमोशंस, स्मृतियों अथवा यादों यानी मेमोरीज, और संवेद यानी सेंसरी अनुभूतियों को कैसे बनाते हैं। यानी शरीर और मस्तिष्क इन चीज़ों को कैसे बना पाता है कि भावनाओं को देखकर भावभंगियों और शरीर की बदल जाती है। स्मृतियों में जब खोने से व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क दोनों की कंडीशन बदल जाती है। संवेदी यानी सेंसरी, जैसे सेंसेशन के आधार पर अनुभूतियों बदल जाती है व्यक्ति की। सुई चुभती है तो ऑटोमेटिक शरीर की कंडीशन अलग हो जाती है। और इस चीज़ के लिए सैंपल इशूज यानी मुख्य मुद्दे ये थे इस परिप्रेक्ष्य में कि विकास और आनुवांशिकता व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज़ थी कि शरीर के भीतर या अंदर संदेश कैसे प्रेषित होते हैं कि मस्तिष्क तुरंत पहचान लेता है कि किसी ने पिन चुभाई है या किसी ने हमें छुआ है, किसी ने हमें नाम पुकारा है, किसी ने हमें थप्पड़ मारा है या हमें किसी ने इशारा किया है। ये सारी चीज़ें। ब्लड केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है, ब्लड केमिस्ट्री यानी रक्त का जो रसायन विज्ञान है वो मनोदशा यानी मूड और प्रयोजन से कैसे जोड़ा जाता है।
इसके बारे में ये मुख्य मुद्दे थे जैविक परिप्रेक्ष्य के, जो मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किए और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढे। व्यवहारिक मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान ये दोनों एक साथ चले, बिहेवियरल जो पर्सपेक्टिव है और क्लिनिकल पर्सपेक्टिव है। तो जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने केंद्र बिंदु क्या रखा कि भाई अवलोकित अनुक्रिया यानी ऑब्जर्वेबल जो रेस्पॉन्सेज हैं, अनुक्रियाएं हैं, से हम कैसे सीख पाते हैं, कैसे सीख जाते हैं। दूसरा जो केंद्र बिंदु था वो था समस्याओं से ग्रसित लोगों का सर्वोत्तम अध्ययन कैसे किया जाए, उनका आकलन या असेसमेंट कैसे किया जाए और उपचार भी कैसे किया जाए। इस पर्सपेक्टिव के कुछ मुख्य मुद्दे थे कि हम जो मनोवैज्ञानिकों ने उठाए और उन पर अध्ययन किया कि हम किसी वस्तु विशेष और स्थिति विशेष से डरना कैसे सीख जाते हैं। यानी किसी वस्तु से हमें डर लगता है या स्थिति में अंधेरे से डर लगता है, तो ये कैसे सीख जाते हैं। दूसरा जो मुद्दा था वो था कि कुछ व्यवहारों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। यानी अब जो गलत व्यवहार व्यक्त करता है उसको कैसे बदला जाए, तो उसका अच्छा तरीका क्या होगा। जैसे कक्षा में अध्यापक चाहता है कि सभी बच्चे अच्छे हों। निम्न विकारों यानी जो डिसऑर्डर्स नीचे दिए हैं, है ना, उत्पन्न होने क्या कारण है। अब वो विकार कौन से, दुश्चिंता यानी एंग्जाइटी, भयग्रस्त यानी फोबिया या फोबिकोना, बाध्यकारी सनक यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होता है। तो बोले इनके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। तो ये पर्सपेक्टिव में इन प्रश्नों के उत्तर खोजे मनोवैज्ञानिकों ने। संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में हम सूचना को संसाधित कैसे करते हैं, सहेज कर कैसे रखते हैं और उसको पुनः स्मरण कैसे किया जाता है, इस पर मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य केंद्र रखा, फोकस किया। और इस समय के या इस पर परिप्रेक्ष्य के मुख्य मुद्दे थे कि हमें याद रखना और तर्क करने में सूचना या जानकारी का उपयोग कैसे करते हैं, हमारी इंद्रियां अनुभूति की प्रकृति को कैसे नियंत्रित करती है, यानी नेचर ऑफ परसेप्शन को। जब बच्चा या शिशु जन्म लेता है तो उसे कितना ज्ञान होता है, उसको कुछ ज्ञान होता भी है या नहीं होता है, ये मुख्य मुद्दे थे। सामाजिक और जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य था उसका मुख्य मुद्दा था कि जब केंद्र बिंदु था या फोकस था मनोवैज्ञानिकों के व्यवहार और विचार परिस्थितियों और संस्कृति के अनुसार कैसे बदले जाते हैं अथवा भिन्न भिन्न कैसे होते हैं। यानी भिन्न अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति व्यवहार अलग अलग हो जाता है, उसकी आइडियोलॉजी अलग होती है। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार और विचार देखा होगा अलग अलग होते हैं, किसी के मिलते हैं किसी के नहीं मिलते। तो ये मुख्य बिंदु था। लेकिन मुख्य मुद्दे जो उन्होंने उठाए वो थे और जिन पर अध्ययन किया वो था कि हम कैसे अलग अलग जातियों और राष्ट्रीयता के सदस्य होते हुए, यानी हम अलग अलग जाति से और अलग देशों से बिलोंग करते हैं, होते हुए भी एक ही मानव परिवार के सदस्यों के रूप में है, ऐसा कैसे है। विभिन्न सामाजिक संदर्भों के उत्पादों के रूप में हम कैसे 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 भिन्न भिन्न होते हैं। यानी हमारे समाज अलग अलग हैं और हम अलग अलग समाज के हिस्से हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब भिन्न कैसे हैं। कभी कभी अकेले रहने के बजाय लोग समूह में अलग अलग कार्य क्यों करते हैं। यानी कई बार क्या होता है, लोग अकेले जो रहते हैं, लेकिन अकेले रहते तो अकेले, लेकिन उसके बाद भी वो समूह में मिलजुल काम करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करती है तो विभिन्न संस्कृति समाज परिवेश के लोग मिलकर देखो एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं। तो ये बात थी क्योंकि समाज में क्या विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, मनुष्य समाज मिला है। तो विभिन्न कहने का मतलब है कि वो है तो मानव समाज, लेकिन विभिन्न जाति धर्म, है ना, विभिन्न देशों से विभिन्न राज्यों से लोग आके विभिन्न शहरों से लोग आके मिलते हैं, तो वो भी सामाजिक बनता है, उनकी संस्कृतियाँ मिलती हैं। तो ये मुख्य मुद्दे रहे उस परिप्रेक्ष्य में। जब सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञान का था तो मनोवैज्ञानिकों ने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के प्रयास किए। अब बात करेंगे कि जो मनोविज्ञान है उसका वास्तव में आधार है क्या। दरअसल में मनोविज्ञान है वो उसका आधार अनुभव है, क्योंकि अनुभवों के आधार पर जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना, उसको अच्छा बुरा हम बता देते हैं। दूसरी चीज होती है अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके, यानी हम देखते हैं कि भाई
ये कैसी हरकतें कर रहा है, इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, उसको देखकर हम उसको अच्छा बुरा या जो भी कैटेगरी हम देना चाहते हैं वो दे देते हैं। तीसरी बात है साक्ष्य, एविडेंस। मनोविज्ञान कहता है साक्ष्य, क्योंकि अवलोकन का मतलब है प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रत्यक्ष करते हैं अवलोकन या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, लेकिन हमें साक्ष्य चाहिए कि ये व्यवहार, इस चीज़ ये व्यवहार है तो ये गलत होगा और ये व्यवहार है तो सही होगा। तो उस एविडेंस के बेस पर भी मनोविज्ञान उस कार्य करता है। एक चीज़ होती है रिसर्च यानी अनुसंधान, यानी मनोविज्ञान में अनुसंधान किए जाए और अनुसंधान के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। फिर अगली चीज़ है सैद्धांतिक बिखराव यानी थ्योरेटिकल डाइवर्स। कहने का मतलब है जो मनोविज्ञान है वो थ्योरेटिकल डाइवर्स पे काम करता है, यानी उसको आधार बनाता है, यानी विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बिखराव से एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से जब जुड़ता है या दूसरे सिद्धांत किसी और सिद्धांत से एक सिद्धांत दूसरे अन्य सिद्धांतों से कोई एक सिद्धांत नया निकल के आता है, तो इस पर भी मनोविज्ञान आधारित है। और अंतिम चीज़ है प्रयोग, यानी प्रयोगों के आधार पर सिद्ध यहाँ पर किया जाता है। तो ये मनोविज्ञान के आधार हैं। एक कंसेप्ट आता है मनोविज्ञान में कि जो परसेप्शन इज सब्जेक्टिव, यानी जो अभी बात परसेप्शन की हम कर रहे थे, यानी धारणा की या अनुभूति की, तो वो व्यक्तिनिष्ठ है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक परसेप्शन होता है, उसका दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आंतरिक जो सूचना है और बाह्य सूचना है ये मिलके व्यक्ति का परसेप्शन तय करती हैं, परसेप्शन बनाती हैं। अब आंतरिक सूचनाओं में पूर्व की अपेक्षाएं भी हो सकती हैं, वर्तमान मानसिक स्थिति भी हो सकती है और अनुभव हो सकते हैं। और बाह्य सूचनाओं में वास्तविक शब्द हो सकते हैं, जो व्यक्ति बोलता है उसका चाल चलन हो सकता है जो हम देखते हैं। व्यक्ति के व्यवहार और शब्दों से बनने वाली छवि भी हो सकती है। गाली बकता है तो हम जानते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा, उसकी छवि हम बना लेते हैं, है ना। और कोई बहुत अच्छा बोलता है तो हम उसकी छवि बना लेते हैं, कितना अच्छा बोलता, मीठा बोलता है। तो हमारे दोनों प्रकार के जो व्यवहार है वो दुनिया को नए अनुभवों से अवगत कराते हैं। यानी हम आंतरिक सूचना व्यवहार जो करते हैं और बाह्य व्यवहार करते हैं, ये व्यक्तियों के लिए आंतरिक सूचना और बाह्य सूचना है, और ये दोनों मिला के ये वो इन सूचनाओं को मिला के हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है। और ये हमारे लिए क्या है, ये आंतरिक और बाह्य व्यवहार है। मनोविज्ञान पर बात करेंगे कि अब कहाँ कितना कार्य होता है। विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय वो 27.2% मनोविज्ञान पर कार्य करते हैं, मनोविज्ञान को उपयोग लेते हैं, यानी उस मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 4.2% मनोविज्ञान पर कार्य होता है। अस्पतालों, मार्गदर्शन और क्लिनिक आदि में मनोविज्ञान का कार्य होता है 22.3%। व्यवसाय, सरकार और परामर्श जो दात्री संस्थाएं हैं उनमें 12.1% मनोविज्ञान का कार्य होता है। और स्वतंत्र रूप से मनोविज्ञान सर्वाधिक उपयोग लिया जाता है, वो है 33.1%। यानी स्वतंत्र रूप से मनोविज्ञान को ज़्यादा लेता है। चूँकि अब कोरोना काल चल रहा है तो यदि व्यक्ति खाली बैठा है, यानी जो जिसको कुछ काम नहीं है, कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, तो मनोविज्ञान उसके दिमाग में उतना ही मनोविज्ञान बड़ा यूज लेता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सा रोजगार खोला जाए, है ना, ये सारी चीज़ें। तो मनोविज्ञान सर्वाधिक स्वतंत्र रूप से कार्य में लिया जाता है। अब है कि ऐसा कि किस एरिया में यानी किस क्षेत्र में मनोविज्ञान सर्वाधिक यूज आता है। अब जनरल और जो क्वांटिटेटिव तरीके हैं, है ना, अब चाहे अनुसंधान के हो चाहे सामान्य हो, उसमें 4% मनोविज्ञान का उपयोग होता है। कोग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और फिजियोलॉजिस्टिक साइकोलॉजी यानी शरीर क्रिया जो मनोविज्ञान है, उसमें ये 51% यानी सर्वाधिक काम 51% नहीं 5% काम आता है। सर्वाधिक जो मनोविज्ञान वो काम आता है साइकोलॉजी फॉर क्लिनिकल कम्युनिटी एंड काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग करने में, निदान करने में और समुदाय में मनोविज्ञान का सर्वाधिक उपयोग होता है। अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें 9% होता है। एजुकेशन और स्कूल्स की बात करें तो उसमें 19% मनोविज्ञान का उपयोग होता है। सोशल यानी सामाजिक और
विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो 6% मनोविज्ञान का उपयोग होता है। और इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन है ना, औद्योगिकी और संस्थानों की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, व्यवस्थाओं की या संस्थानों की, तो उसमें भी 6% मनोविज्ञान उपयोग आता है। इसी के साथ धन्यवाद।